हे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले। Finally we are back with another part of the chapter, that is your self and personality. कैसे हो, कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है स्कूल, कैसा रहा आज का स्कूल। बट आज का तुम्हारा स्कूल कैसा रहा, कैसा चला, बस ये थोड़ी सी बातचीत रहा सब कुछ। हाँ, मजा आया स्कूल लेकर आए थे, दोस्त बात बात करी, मजा आया, एंजॉय किया। टेंशन तो नहीं ले ज्यादा टेंशन। चलो आज मैंने बोला आज तो ही बातचीत करते हैं। देखो, ज्यादा टेंशन लेने से क्या हो, अगर तुम पढ़ रहे हो तो टेंशन नहीं, तो उसे सीखो ना जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, मिलना है अभी तो सीखो। तो बात की लो जो तुम्हारे हाथों में, बात समझ लो, छोटी सी बात को समझ, इस बात की टेंशन कर सकते हो तुम्हारे हाथों में, वो तुम्हारे हाथों में, मतलब जो तुम्हारे बस में, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, बात की टेंशन। तुम्हारे हाथों में क्या है, तुम्हारे हाथ में एक्चुअली क्या है, मैंने बातचीत जब करें तुम्हारे हाथों में क्या है, तुम क्या क्या कर सकते, पढ़ सकते, अपना ध्यान, अपनी फैमिली का ध्यान, अपने का ध्यान, ये सब तुम अपने काम कर सकते, अपने अपने अपना करियर बना सकते, तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में क्या नहीं कर, तुम्हारे हाथों में क्या नहीं, मसले, प्रॉब्लम, तुम्हारे हाथों में क्या नहीं है, तुम्हारा खत, खत जो है तुम्हारा, गर्द, खत, मसले, ना, टेम्परेचर, मौसम तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। तुम इस बात का टेंशन करते हो, अरे यार मेरा क्या रिजल्ट होगा, मैं बोर्ड में कैसे, ऐसा को मिलेगा नहीं, अनसर्टेनिटी। अगर तुम्हारे हाथों में वो किया तो निश्चित वो चीज, बात को हमेशा याद रखना। अगर तुम बस सोचोगे अरे यार वो मुझे मिलना नहीं मिला, लेकिन उसको कर रहे हो, तुम्हारे हाथों में तुम उसको कर रहे हो, कर ही एक्शन कैसे पूरा होगा। अगर तुम्हें बोर्ड्स की टेंशन हो है कि बोर्ड में मैं कैसा परफॉर्म करूँ या मैं बोर्ड में एग्जाम में कैसा परफॉर्म करूँ, तो बोर्ड अभी बहुत दूर है पास ही है, बट अभी अभी है तक अच्छा समय, अगले साल है ना 2027 में, साल तुम्हारा पीरियोडिक है, हाफ ईयरली है, बोर्ड है, अब तुम उसकी टेंशन लो, क्या मैं उसमें कैसा करूंगा, ये सब्जेक्ट में क्या आएगा, पहली बार सब्जेक्ट में जो आएगा वही पढ़ रहे हो, कुछ आउट ऑफ द सिलेबस तो आ नहीं रहा है कि नहीं। हाँ सुनना ये बात, कोई आउट ऑफ द सिलेबस वाला चीज आ नहीं रहा, जो तुम ऑलरेडी तुम अभी पढ़ रहे हो वही चीज आएंगी तुम्हारे, चाहे पीरियोडिक टेस्ट रहे, हाफ ईयरली रहे, बोर्ड रहे या बोर्ड रहे, है कि नहीं। हम एज अ एजुकेटर तुम्हारे स्कूल के पहले पढ़ाते हैं, पढ़ते हो, फिर हम एज अ एजुकेटर अपने अपने जो हमारे अपने अपने सब्जेक्ट हैं आते हैं, चाहे तुम नेक्स्ट टॉपर से पढ़ रहे हो, चाहे तुम पीडब्ल्यू से, चाहे तुम पढ़ रहे हो, तुम चाहे कहीं से पढ़ रहे हो, वहाँ के एजुकेटर भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर तुम भी अपने बलबूते पे अगर पढ़ रहे हो, कर रहे हो, डर क्यों, तो बहुत कुछ कर रहे हो तैयारी में, थोड़ी कि अलग तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें कुछ अलग पढ़ना है, तो अपन लोग का सिलेबस हम लोग वही पढ़ रहे हैं हिसाब से, जैसे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में जो वही पढ़ा रही हूँ, मजे में पढ़ा रही हूँ, समझ में आए मैं तुम्हें वैसा पढ़ा रही हूँ। इसके बाद जब तुम उसको रिवाइज कर लेते हो, इसके बाद जब तुम वो कर लेते हो, मतलब इसको जब बार रिवाइज करते हो, एक बार जब कर लेते हो, फिर इसको साथ में पढ़ लेते हो, समझ लेते हो,
क्वेश्चंस क्या आते हैं, कहाँ, कैसे, कब, क्या आता है। मैं हर चीज़ का नॉलेज। डर क्यों रहे हो? डरो मत, डरना बंद। मैं तेरा हीरो में एक डायलॉग सुना है, तुम जितना डरोगे तो लोग तुम्हें उतना ही डराएंगे। तुम जितना एग्जाम से डरोगे, एग्जाम तुम्हें उतना ही डराएगा। और जब तुम एग्जाम दे के आओगे तो लगेगा अच्छा, इसके लिए मैं डर रहा था। तुम्हारा ये एटीट्यूड। एग्जाम को ऐसे फेस करो जैसे अपने दोस्तों को फेस, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, आंखों में आंखें डाल के एग्जाम। और वो आंखों में आंखें डाल के तुम एग्जाम को तभी फेस करोगे जब तुम अपना कर्म कर रहे हो और तुम बाकी चीजों के बारे में नहीं, तुम्हारे हाथों में है। रिजल्ट क्या होगा, मेरा होगा नहीं होगा, अच्छे नंबर आएंगे, वो तुम्हारा यहाँ कंट्रोल में नहीं। तुम्हारे कंट्रोल में जो है, तुम्हारे कंट्रोल में है करना, तुम्हारे कंट्रोल पढ़ना, तुम्हारे कंट्रोल जान लगा देना अपनी हेल्थ के कॉन्फिडेंस की। तबीयत खराब है, बहुत बुखार है, हाई फीवर आया हुआ है, बोलने के भी हालत में नहीं, बैठ के पढ़ना भी मत करो अपने आप को इतना परेशान है। थोड़ा सा मौसम भी, हमारे जूनियर मैं यही बता रही थी क्या है, खुद का ध्यान रखो, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखो। ज्यादा भी बाहर का कुछ मत खाओ, मतलब ज्यादा स्ट्रीट शौकीन हो। अभी भी बहुत बच्चे मोमोज खा रहे होंगे, गोलगप्पे खा रहे हैं, तब अभी थोड़ा सा अवॉइड कर दो, बिकॉज इट्स अ रेनी, बारिश का मौसम। तो थोड़ा सा अभी अवॉइड कर दो, थोड़े दिन के लिए अपने टेस्ट बड को थोड़ा सा रोक लगा दो। जैसे कल हमने पढ़ा फिक्सेटेड, हल्का सा अभी थोड़ी देर के लिए पॉज मार, ठीक है। और हाइड्रेटेड रहो, पानी पीते रहो, प्रोडक्ट्स लेते रहो, हाइड्रेट रखो, अपने देखो अपना ध्यान रखो, ठीक है। हेल्दी यहाँ से रहोगे, यहाँ से भी रहोगे, वही अपना काम करो। मोटिवेशन था, मोटिवेशन हमारे हाथों में, बारे में वो हवा कर, मम्मी पापा कुछ बोलते हैं उसको हवा कर देते। क्या होगा, रिजल्ट कैसा होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 5 साल के बाद क्या होगा, अरे आज तो चले, आज तो बात तुम कल परसों और 1 साल 2 साल और जिंदगी की बातें करते, आज तो वो तुम्हारे हाथों में है। पर काम, बाकी चीजें झक मारते हुए तुम्हारे पीछे। साथ आई होप तुम लोग बहुत मजे में, ज्यादा टेंशन मत लो। क्या कहा, ऐसे मोटिवेशन में, मोटिवेशन डोज जिसको हम बोलते हैं, मोटिवेशन डोज में तो वो तुम पढ़ रहे हो ना, पढ़ रहे हो बस बहुत पढ़ रहे हो, ऐसा समझो। ना भी पढ़ रहे हो बहुत है, प्रोडक्टिव है। 5 मिनट भी पढ़ते हो बहुत प्रोडक्टिव, सच कुछ 5 मिनट का तुमने कॉन्सेप्ट याद तो रहेगा। ये वीडियो देखी तुम तो याद रहेगा, कुछ तो इसमें समझ में आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आई होप तुम सब बहुत मजे में होगे, बहुत एंजॉय कर रहे होगे। एंड अगर तुम टेस्ट आ गए हैं तो क्या कर, मुझे कर दें, या टेलीग्राम पे, या नहीं टेलीग्राम पे तो नहीं, इंस्टा पे मुझे भेज दें, मैं आपके लिए एक ले आऊँ पीरियोडिक टेस्ट क्वेश्चंस में निकाल के देता हूँ और तुम्हें। ओके, तो जैसे अगर तुम जानते हो हमारी क्लास परंपरा है, क्या है, क्या है, आज अपन लोग रेड इंक पेन यूज, रेड पेन यूज करेंगे क्योंकि आज दीदी रेड पेन। जैसा हमारी क्लास का परंपरा, जैसा होगा जो हमारी क्लास का परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन ये है, जो हमने कल पढ़ा था हम उसको आज रिवाइज करते हैं। यस, तो कल क्या पढ़ा था, कल हमने सिगमंड फ्रॉइड के बारे में पढ़ा था। तो अगर तुम्हारे मन में कहीं सवाल ऐसे आ रहे हैं कैसी है, मेरे बारे में पूछ, तो आई एम डूइंग तो फाइन, मैं ठीक
बस मेरे गले में थोड़ा-सा मुझे लगता है मेरा गला खराब होने वाला है। गला मैं बोल नहीं पा रही हूँ मतलब थोड़ा तो बहुत दर्द वगैरह हो रहा है बट इट्स फाइन, इट्स मैनेजेबल मैं कर रही हूँ एंड इसकी टेंशन लेके मत बैठ जाना कि जब हमारी क्लास नहीं लेगी मैम वो बोल नहीं पाएँगी तो क्लास कैसे लेंगी? सब कर मैं सब करूँगी। मेरी टेंशन मत लो, आई एम टेकिंग प्रिकॉशन गले का मैं कुछ करूँगी बट तुम्हारी क्लासेस याद रखना, तुम्हारा सिलेबस पूरा होगा। तो यस वेल जस्ट कम बैक सो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था साइकोडायनेमिक अप्रोच पढ़ा था जहाँ पे हमने पढ़ा था कि सिगमंड फ्रॉइड की साइकोडायनेमिक की काफी ज्यादा पसंद आने वाली थी पर्सनालिटी पर्सनालिटी को समझने के लिए साइकोडायनेमिक कैसे नहीं है ना जब बूफे लगता है तो बूफे में जब खाना लगता है तो खाने में अगर डेजर्ट की कमी हो जाएगी तो कैसे चले वैसे ही पर्सनालिटी को समझ या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को समझने के लिए अगर फ्रॉइड की थ्योरी ही नहीं क्या मजा है ना यस तो फ्रॉइड की थ्योरी काफी ज्यादा पॉपुलर है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी है तो पेशेंट और अपने प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करे कि लोगों को जो भी तकलीफ जो भी प्रॉब्लम या होती है वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस से होती है और बातचीत करके वो उनकी परेशानी है फिजिकल बॉडी में फिजिकल कंप्लेंट्स में दिखते हैं फिजिकल कंप्लेंट भी उनके हो जाते हैं और काफी बेहतर है। तो कौन कौन सी थेरेपी का इन्होंने इस्तेमाल किया था तो पहला यूज किया था ये सब तुम थेरेपी का सेक्शन जब पढ़ोगे ना पढ़ोगे पहले ना साइकोडायनेमिक का था साइको एनालिटिक था अब क्या है ना साइको एनालिटिक करती है तो इसलिए बहुत ब्रीफ है डीप ये पर बहुत ब्रीफ करो दूसरा चैप्टर 5 है ना थेरेपी बहुत ब्रीफ है एसोसिएशन का फ्रॉइड इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे वो कोई काउच प्लानर जैसे आते हैं एंड उनको बोलते हैं आंखें बंद करो रिलैक्स हो और जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है बस वो जब भी तुम्हारे मन में आएगा तुम बोलते जाओगे तुम कुछ ऐसी चीज बोलोगे जो बाकी रखी दबी हुई वो दबी हुई चीजें भी बाहर निकल के आई पॉपकॉर्न की तरह उछल ये है फ्री एसोसिएशन अपन लोगों ने यूज एनालिसिस और फिर हम एनालिसिस ऑफ माइंड को समझ फ्रॉइड की थ्योरी में अपन लोग को चार चीजें होता है चार चीजें हम समझ चुके हैं उसका एक रिकैप हो रहा है चार चीजें हैं लेवल ऑफ कॉन्शियस को हम स्ट्रक्चर ऑफ माइंड भी बोलते हैं तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में हम क्या पढ़ते हैं वो हमारी फंक्शनिंग हमारा माइंड है ये तीन लेवल ऑफ कॉन्शियस लेवल ऑफ अलर्टनेस होता है पहला होता है कॉन्शियस कॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल ऑफ कॉन्शियस होता है ना तो सबसे पहला होता है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस यही तीनों लेवल ऑफ कॉन्शियस से हमारा कॉन्फ्लिक्ट का एक इस समय से कोई जड़ होता है और इसी के ऊपर इन लोग इफेक्ट्स भी कॉन्शियस क्या होता है कॉन्शियस मतलब जिसके बारे में मैं अवेयर हूँ तो मेरे आजू बाजू हो रहा है उसके बारे में अवेयर हूँ ठीक है मैं क्या सोच रही हूँ कर रही हूँ मैं कर रही हूँ मैं हर चीज एनवायरमेंट में पंखा चल रहा है बात कर रही हूँ आई एम दैट इज कॉन्शियस प्री कॉन्शियस मतलब मैं हल्का सा अपने दिमाग पे जोर डालूंगी और मैं अगर तो तुम मुझसे आपका आपका 25th बर्थडे कैसा रहा फिर मैं 25 लास्ट ईयर तो तुम अगर मुझसे ये कि आपका 25th बर्थडे कैसा रहा मैं हल्का सा जोर डालूंगी और मैं अपने 25th बर्थडे में चली जाऊंगी और वहां से उस इन्फॉर्मेशन कॉन्शियस अभी में ले आऊंगी हल्का प्री कॉन्शियस में तुम्हें हल्की मेंटल एक्टिविटी करनी पड़ेगी अनकॉन्शियस क्या होता है जिसके बारे में तुम कंप्लीटली अनअवेयर हो कंप्लीट अनअवेयर हो तुम्हें बिल्कुल नहीं पता अनकॉन्शियस क्या होता है तुम्हें पता है क्या होता है अनकॉन्शियस मतलब तुम उसमें क्या है तुम्हें
बारे में तुम्हारा कंप्लीटली अनअवेयर हो, क्या है क्या नहीं तो पता होता ना, क्या है क्या नहीं है। किचन में जब तुम घुसते में पता होता है कि क्या कहाँ क्या रखा है, तो पता होता ना। ऐसे हमारा अनकॉन्शियस माइंड भी, हमें कुछ नहीं पता उसमें क्या है, क्या थॉट्स हैं क्या चीजें, और तुम उसके ऊपर जितना जोर डालो वो कॉन्शियस में, क्योंकि अगर तुम उसे कॉन्शियस में लाओगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा घबराहट होगी, डर लगेगा, बेचैनी होगी, और उस डर घबराहट को तुम हटाना चाहते हो। हर घबराहट बेचैनी वो भी चीज नहीं करना चाहते, एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, वो अनकॉन्शियस, जो चीज है तुम उसको वहीं रहने देते हो, उसको हानि नहीं करते। अनकॉन्शियस वांटेड, कॉन्शियस जो भी गलती से जो हमने जानबूझ के वहां डाल दी है, वो हमारे आज के भी, वो हमारी आज की थी, वो हमारे आज के कंप्लीट इन्फ्लुएंस कर रही है। अनकॉन्शियस काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट, काफी पावरफुल है। हर सारे आइडियाज और अवेयरनेस से कंसीव करके उस, अब फ्रॉइड की जो काफी ओरिएंटल डिजायर, सेक्सुअल अर्ज, थिंकिंग, बहुत सारी जो जो भी चीज को एक्सप्लेन, काफी उसका ज्यादा परेशान मत होना ऐसे कैसे हम, बस पढ़ो, मतलब पढ़ो, थोड़ा सा नॉलेज रखो एंड एग्जाम में लिख के आज ज्यादा दिमाग मत करो। मोस्ट ऑफ इट arise from sexual desire and which cannot, जिसको हम openly express नहीं कर सकते because it's not ethically, it's not acceptable, so acceptable, अपन लोगों को इसको अनकॉन्शियसनेस डालना पड़ता है। ठीक है, तो हम बहुत टाइम ऐसे स्ट्रगल भी करते हैं कि क्या सोशल वेज हैं जिससे अपनी चीजों को बाहर निकाल पाए, तो जब हम नहीं निकाल पाते हैं या जब हमें ऐसा कोई तरीका नहीं मिलता तो हम अनकॉन्शियसनेस डाल देते हैं। ठीक है, नाउ एक इन्होंने एनालिसिस किया था, दैट इज साइको एनालिसिस, जो उनकी साइको एनालिटिक है, जहाँ पे हमारा उनका मेन ऑब्जेक्टिव था अनकॉन्शियस कॉन्शियस। इजी वो करने में लोग काफी चाहते हैं, काफी चीज अपने तक ही सामने ला। पहला हो गया लेवल ऑफ कॉन्शियस, सेकंड डायमेंशन है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। कौन स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, ये क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। ठीक है, कभी कभी बोर्ड्स के एग्जाम में तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ माइंड भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, तीन एलिमेंट्स पढ़ी थी। किड मतलब घर का छोटा बच्चा, छोटा भाई बहन, को तुम्हारा एक बड़ा भाई बहन, और सुपर ईगो मतलब तुम्हारे पेरेंट्स, तो के बीच घर में तुम्हारे छोटे भाई बहन को है ना, मुझे बस चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, आई डोंट केयर, वो होता है ना छोटे भाई बहन का, वो सिर्फ तुम लेकर मुझे फर्क नहीं। इट भी यही है, चाहिए मतलब चाहिए। क्या क्या करता है, वो बोलता है बेटा सुनो बात ध्यान से सुन, ऐसा है ना अभी कुछ पाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कर दिया था ये, इड बोलेगा, इड मतलब घर का जो छोटा बच्चा, वो बोलेगा मुझे आइसक्रीम, भले उसको इतना सर्दी जुकाम बुखार हुआ पड़ा है, और उसके बाद बाहर बहुत तेज बारिश हुई, नहीं नहीं आई मुझको आइसक्रीम चाहिए मतलब चाहिए। तुम चाहे इसको ब्लिंक करो, तुम चाहे जेप्टो करो, तुम चाहे स्विगी करो, तुम कुछ भी कहीं खुद, आई डोंट केयर बट आई नीड माई आइसक्रीम, अभी के अभी आइसक्रीम खानी है, मतलब खानी खानी खानी, वो बोलेगा। इड कौन करेगा, इड। वो क्या बोलेगा, ईगो कौन है, बड़ा भाई बहन, क्या बोलेगा, सुन मेरी बात, पहली बात तो तुम बुखार में हो, क्या तुम्हें जुकाम भी है, और तीसरी बात बाहर में बहुत तेज बारिश हो रही है, अभी तो आइसक्रीम, क्या आइसक्रीम खाना है, थोड़ा सा रुक जाओ, बारिश कम होने दो, तुम्हारा थोड़ा बुखार भी कम होने दो, फिर आइसक्रीम। सुपर ईगो क्या बोलेगा, सुपर ईगो कौन होगा, हमारे पेरेंट्स, बोलेंगे सुनो बिहार में ना ये सब चीजें खाना सही नहीं, मॉडलिटी क्या सही है क्या गलत है, सही गलत का से क्या इड को फर्क पड़ता है, नहीं, उसको चाहिए मतलब चाहिए। थोड़ी सी बात समझ में आई, मजा आया समझ में, यही चीज है इड। क्या है, तो है हमारा एक जो हमारा
हमारा इंस्टिंक्ट है के ऊपर हम काम करते हैं, एक उसका एक स्रोत है, एनर्जी आती है, चलती है, ठीक है? और इसका क्या काम है, इसको बस चाहिए मतलब को अपना जो है उसको अपने को ग्रेटिफाई करना चाहिए, ठीक है? का जो प्रिंसिपल है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, जहाँ पर वो अगर उसको जो उसकी ज़रूरत है उसको अभी मिल जाएगी, तो उससे वो कोई भी तरीके का जो उससे दर्द पीड़ा है उसको वो उसको अवॉइड कर सकता है और उसको प्लेजर प्रिंसिपल। मैंने क्या बोला, फ्रॉइड की काफ़ी चीज़ है, लगता है कि एंड काफ़ी जो बाकी की बची हुई काफ़ी अग्रेसिव होती है, वो यही लगता है, लेकिन उनकी बाकी के जो चीज़ें थे जो इस बारे में आज हम पढ़ेंगे, वो ऐसा नहीं। एंड एक जो है उसको कोई भी सोसाइटी मोडालिटी पढ़कर नहीं पढ़ता। बाद आ जाता है ईगो। वो क्या होता है, ईगो वो नहीं जो तुम्हारा जल्दी हर्ट हो जाता है, वो जो होता है वो एक रियलिटी, वो तुम कभी कभी ना ऐसे हम समझ वो मतलब एटीट्यूड, एटीट्यूड ईगो वो यहाँ पे इज लाइक अ मिरर है, एक रियलिटी। हमारा एक कोई दोस्त होगा जिसमें रियलिटी चेक किया होगा, वैसे यहाँ पे रियलिटी चेक, वो रियलिटी काम करता है, वो सोच विचार, वो हवा में चीजें नहीं करता, वो रियलिटी ग्राउंड पे रह के काम करता है, जमीन पे रह के वो काम करता है। तो इट चलता है और ये इंसान की जो इमोशनल नीड है वो रियलिटी सही तरीके से सोशली एक्सेप्टेड, तो इसका रियलिटी प्रिंसिपल हो गया। और वो बोलता है कि सुन मेरी बात, थोड़ा ध्यान से और अच्छे से अपना ना बिहेव करना, ऐसे जिद मत कर। तो ये मैंने एग्जांपल कल ये जो आइसक्रीम का एग्जांपल है तो है वो काफी डिमांडिंग, जरूरतें हैं वो काफी अनरियलिस्टिक, और प्लेजर प्रिंसिपल वो है काफी शांत है, सोच समझ के काम करता है, और रियलिटी सुपर ईगो जो होता है हमारे हो गए। और ये जो है हमेशा मोडालिटी राइट रॉन्ग क्या है उसी काम करता है। तो का ये मॉडल ब्रांच है, ये ईगो और इड को बताते हैं कि क्या इस अभी लेना सही, और जिस तरीके से लिया जा रहा है क्या वो सही है या गलत। अब इंडिविजुअल फंक्शनिंग की बात करें तो अब ये ध्यान में बड़ी को सभी ही होता है, ऐसा नहीं होता है, नहीं तो होता है, लेकिन तो कितने वे रहता है वो उस पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस होती है, कि हमारा अनकॉन्शियस यही इन से प्रभावित है हुआ है। तो होता है ईगो से, सुपर ईगो से ज्यादा स्ट्रांग होता है, सुपर ईगो ज्यादा स्ट्रांग है ना। तो तो सुपर ईगो जो है इंडिविजुअलिटी पे उसकी डिटरमिन करता है। अब फ्रॉइड ने है कि इट जो इट इज राइज बाय, को भी तो एनर्जी चाहिए ना, वो अगर किसी चीज जनरेट कर रहा है, चाहिए ना जगने की, जगाने के लिए दो फोर्स, बस एक है लाइफ और एक है डेथ इंस्टिंक्ट। तो डेथ इंस्टिंक्ट फ्रॉइड ने ज्यादा फोकस किया, बट लाइफ इंस्टिंक्ट के बारे में बात करी, उनके लिए लाइफ फोर्स है तो जैसे वो एनर्जी दैट इज कॉल्ड लिबिडो, जो काम करता है ग्रेटिफिकेशन, ये जो है एक मार्क्स का तुम्हें पता है क्या हो। तीसरा पार्ट जो हमने इसका में डिस्कस किया था वो था ईगो डिफेंस। आज की क्लास थोड़ी हम रिकैप ही कर, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म हमने ये पढ़ा था कि और ईगो के बीच, अब छोटे भाई बहन और पेरेंट्स के बीच में बड़ा भाई बहन दैट इज को हमेशा फंस जाता है, और क्योंकि वो फंस जाता है उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ईगो का काम क्या है कि ईगो और सुपर ईगो को एक बैलेंस पे रखना, दोनों को बैलेंस आउट करना। बहुत बार ऐसी चीजें होती है, बहुत बार ऐसे रियलिटी चेक्स को मिल जाते हैं जिसको अपने आप को अवॉइड करना चाहते हैं, उस एक्सपीरियंस से जो उसको परेशानी हो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो जो प्रोटेक्टिंग टेक्निक है उसी को हम ईगो डिफेंस को यूज करता है डिफेंस।
में से 5 इसमें बात करिए, 5 नहीं 6 है, 6 एक्चुअली छठा जो है ना आगे जाके हम पहला है डिप्रेशन, जहाँ पे हमारी जो भी बेचैनी हो रही है, परेशानी हो रही है या फीलिंग हम अनकॉन्शियस है और इसके बारे में हम अनअवेयर होते हैं। दूसरा होता है प्रोजेक्शन, जहाँ पे मैं अपनी हमारे ऊपर प्रोजेक्ट तो मैं बोलूँ वो ऐसा सोचा ये ऐसा सोच वो हुआ प्रोजेक्ट। फिर हो जाता है डिनायल। डिनायल मतलब जो ऑलरेडी हो चुकी तो रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं, रियलिटी को अरे ये ऐसा नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन का क्लासिक एग्जांपल ये तुम्हारी ऑपोजिट जो तुम्हारी एक्चुअल ऑपोजिट में जाके रिएक्ट कर, तुम अपने रिलेटिव से बहुत परेशान हो लेकिन जब वो रिलेटिव परेशान हो मतलब सख्त मतलब गुस्सा आता है तुम्हें, जब वो रिलेटिव तुम्हारे सामने आ जाता है किसी पार्टी में इतने स्वीट बन जाते हैं कि उससे ज्यादा तो अच्छा कोई है ही नहीं वैसे। फिर आ जाता है रैशनलाइजेशन, जहाँ पे तुम अपने काम की ऐसी जस्टिफिकेशन अपने काम को इतना जस्टिफाई करते हो अनरीजनेबल हो भी नहीं सकता ऐसे जस्टिफिकेशन, है ना? एग्जाम में फेल हो गए, बहुत क्लासिक एग्जाम तुम्हारे लिए और रिलेटेबल भी है। तुम एग्जाम में तुम्हारे एग्जाम में कम नंबर आए, अब तुम्हारी मम्मी ने पूछा नंबर कितने, कम नंबर क्यों? तुम क्या बोलोगे? अरे मम्मी पता है क्वेश्चन ना मैम ने आउट ऑफ द सिलेबस पूछ दिया, मैम ने ना हमारा पेपर ही बहुत स्ट्रिक्टली किया, मैम ने ना मतलब क्वेश्चन था वो बहुत लेंथी दे दिया, तुमने नहीं पढ़ा, ये तुमने पढ़ाई नहीं करी। क्या बोलोगे? मैम ने ऐसा कर दिया, मैम ने सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन पूछ दिया, उन्होंने टफ क्वेश्चन सेट कर दिया, उन्होंने चेकिंग कर दी, है ना? ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म थे। और उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जहाँ पे इन्होंने बताया था कि जब इंसान की डेवलपमेंट बचपन से तो बचपन से ही बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पहला जो होता है तो उन्होंने बोला था 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। यहाँ पे सेक्सुअल पर भी बात सेक्सुअल का सेक्सुअल बारे में बात हुई है तो साइको पहला था ओरल स्टेज, जहाँ पे मेन एरिया जहाँ से तुम्हारी नीड जो है जरूरत पूरी होती है, बच्चे जो छोटा बच्चा है इन्फेंट है नवजात है उसकी जो भी जरूरत है वो मुंह से ही पूरी, खाना है तो वो मुंह से खाएगा, अंगूठा चूसना है वो मुंह से करेगा, काट के कुछ चबाना है तो वो मुंह से करेगा, कुछ बोलना है तो वो मुंह से करेगा। तो यहाँ पे मुंह वाज द माउथ वाज द मेन एरिया जहाँ से उसकी बाद सेकेंड स्टेज वाज एनल स्टेज, जहाँ पे ये 3 4 साल के बच्चों में देखने को मिलता है, 2 से 3 साल के बच्चों यहाँ पे पेरेंट्स सोसाइटी की डिमांड पूरी करने की कोशिश करते हैं बाय टीचिंग देयर चिल्ड्रन, कैसे उनको टॉयलेट ट्रेनिंग ये चीज आते हैं। और इसमें ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपना जैसे डेफिकेशन है, अगर हम 2 नंबर बोले तो किसी को पकड़ना अच्छा लगता है, किसी को करना कहीं भी कर सकता है ना? और कोई होता है कि इसको पकड़ के रखने में उसको मजा आता है। अब ज़्यादा तुम्हें इमेजिन नहीं करना है, सब चीज़ों को इमेजिन मत करो, पढ़ो। कि ये सब क्या होता है जब बचपन में बच्चे अगर इस तरीके के होते हैं तो बड़े होके भी पर्सनैलिटी में वैसी चीज़ क्या मतलब अगर बचपन में बच्चा ऐसा है कि वो अपने बॉडी को पकड़ के रखता है, पकड़ के रखने में मजा आता है, तो बड़े होके उस बच्चे में ये देखने को मिलेगा, वो अपने पैसे को भी पकड़ के रखता है, बहुत कंजूस आया। ये होता है पर्सनैलिटी पे बचपन की चीज़ बड़े होके कैसे अफ़ेक्ट करती है। फैलिक स्टेज हमारे जेनिटल एरिया पे होता है। यहाँ पे जो एनल स्टेज में जो था मेन फ़ोकस एरिया था वो एनल एरिया था। फैलिक स्टेज में हमारा मेन सेंटर एरिया वो जेनिटल है, जहाँ पे बच्चों की क्वालिटी में मेल फीमेल के बारे में एक हालाँकि मैं कुछ वो थोड़ा-सा उसका आ रहा है। दूसरा, वो उसका एक सेक्सुअल रिलेशनशिप वो अपने पेरेंट्स डेवलप कर बच्चे देखोगे काफ़ी अपने अगर लड़की है तो अपने फादर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहेगी, अगर लड़का है तो अपनी माँ की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहेगा। देन यही कहा गया है, बट ज़रूर फ्रॉइड के हिसाब से तो यही भी। उन्होंने 2 इंस्टेंसेस दिया था,
पहला था इडिपस कॉम्प्लेक्स। बस है, ओडिपस मत बोलना, बस है वो साइलेंट हो, कॉम्प्लेक्स आता, बस कॉम्प्लेक्स। तो लड़कों में देखने को मिलता है जहां पर ये एक ग्रीक मैथोलॉजी से इंस्पायर्ड है, जहां पर इस बस था उसने अपने पिता को मार के अपनी माँ, अपने पिता को जाने में मार के अपनी माँ से शादी। बस कॉम्प्लेक्स जहाँ पे लड़के को, जो लड़का है उसको अपनी माँ की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, सेक्सुअल फील जैसा इन्होंने कहा, मैं वही। और लड़के के अंदर ये डर भी होता है, अगर मेरे फादर को इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे पनिशमेंट देंगे, वो मेरा जेनिटल एरिया काट सकते हैं, बात का डर उसी कैस्ट्रेशन। बस पढ़ो इसको, पर दिमाग मत खराब। ओके, एक ये कॉम्प्लेक्स हुआ, दूसरा हुआ इलेक्ट्रा। अब ऐसा तो नहीं सिर्फ लड़कों में होगा, लड़कियों में भी होता है, जहाँ पे लड़की या एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है अपने फादर की तरफ, और सेम वही चीज अपनी मम्मी से है, वो अपनी मम्मी जैसा बिहेव कर देती है, फादर का वैसा अटेंशन, जैसा उसकी मम्मी को अटेंशन वाली बात। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स को रिमूव करने का क्या तरीका है कि तुम अपने रोल मॉडल, अपने ही लड़का है वो अपने फादर के हिसाब से ही उसको हमको अपना रोल मॉडल बनाए, उन्हीं की तरह बिहेव, उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करें, और लड़की अपनी माँ के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई, और इससे क्या होगा, और ऑपोजिट जेंडर है उसका कम वो कम हो जाए, उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर ले और रोल प्ले कर। फिर आ जाता है लेटेंसी, यहाँ पे ये इतना शांत स्टेज है, वो 7 से 30 तक वहाँ पे बच्चों के अर्जेस है वो कम हो जाती है, वो बिल्कुल बंद हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, क्योंकि बच्चे अपने आप को ज्यादा फोकस करते हैं, पढ़ाई लिखाई खेल कूद सब चीज। लेकिन फिर आ जाता है जेनाइटल स्टेज, जो आ जाता है तुम्हारा प्यूबर्टी के बाद से, जहाँ पे सारी चीज जेनाइटल एक्टिवेट, जितने सारे सेक्स, जो कुछ ऑपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन, सब कुछ तुम अभी जेनाइटल। और इसके लिए ज्यादा परेशान मत हो, अट्रैक्शन है तो कोई बात नहीं, अभी नहीं होगा तो कभी भी नहीं, अभी हो रहा है तो ठीक होगा, इतने का एज है सर, ये साइकोलॉजी भी कहती है, साइकोलॉजी तो कहती साइंस में तो ऑलरेडी तुम पढ़ चुकी हो 10th में, साइकोलॉजी भी एज लाइक दिस, हैव दिस सॉर्ट ऑफ ओके ना, नहीं, बट इट्स टोटली अप टू यू ना, उसके ऊपर अपने आप को भी कंट्रोल, ना अपने आप को भी अपने पढ़ाई पे, रिलेशनशिप वगैरह में आने से ज्यादा इज बेहतर कि अभी तो मैं कुछ नहीं बारे में, अगर तुम रिलेशनशिप में तो बहुत अच्छी बात है, बट इफ यू लाइक हो रहे, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो ब्रेक दे सकते और कॉलेज वगैरह में जाके फिर कंटिन्यू। मैं यही कहूँगी, मैं बाकी ये नहीं कहूँगी मत गलत होता है, सब सही, अपने अपने लिए होना ही। लेकिन तुम्हें क्या करना है, ज्यादा उसमें आपको ज्यादा उसमें नहीं, क्योंकि ज्यादा घुसोगे तो नहीं अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब इन्होंने कहा था कि अगर कोई इंसान किसी एज पे फिक्सेटेड हो जाए, फिक्सेटेड मतलब उसी का कभी कभी होता है कि वो ना उसे मूव ऑन नहीं कर पाता, ओरल से एनल में नहीं जा पाता, ओरल में ही टिका रह जाएगा, तो वो ओरल में ही टिका रह जाएगा ना, तो उसका ही वो हमेशा उसकी डेवलपमेंट पे बस ओरल आया, वो ओरल स्टेज पे रह जाएगा, वो ओरल स्टेज की ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट अभी में एडल्ट में वही, तो फिक्सेशन ही यहाँ पे बच्चे की डेवलपमेंट अर्लियर स्टेज, और वो फिर बड़े होके बहुत चीजों को फिर advisable आ जाता है। रिग्रेशन, मैंने बोला था रिग्रेशन इज द सिक मैकेनिज्म, जहाँ पे तुम आज अभी की प्रॉब्लम को, अभी स्ट्रेसफुल करने के गाने उसमें चले, बच्चे बन जाते, बच्चों वाला तरीका अपनाते हो तो डील। अगर तुम्हें पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम क्या करोगे, तुम बच्चों की तरह चिल्लाना, चीखना, चिल्लाना, हाथ पैर उठाना, ऐसे टैंट्रम,
जितना अपन लोगों ने कल पढ़ा था 1.5 घंटे की क्लास को मैंने 35 मिनट रैप करवाया, ठीक है। सो अब आज जो है, आज का जो हमारा मुद्दा है वो है पोस्ट फ्रॉइडियन। अब क्या है ना, फ्रॉइड के जो फ्रॉइड थे वो उनके बहुत सारे शिष्य इंस्पायर्ड हुए। ठीक है, वो ऐसा नहीं सारी चीजों को गलत मानते, सही भी मानते थे। और उनके ये तो ये उन्होंने अपनी थी, ठीक है। तो फ्रॉइड जो बहुत सारे थ्योरिस्ट फ्रॉइड के बाद अपनी उनके शिष्य काफी इंस्पायर्ड थे, साथ काम भी किया, उन्होंने अपनी साइको एनालिटिक्स डेवलप थ्योरीज को, या तो इन थ्योरिस्ट को या तो तुम नो फ्रॉइडियन कहते या तो पोस्ट फ्रॉइडियन कहते हैं। उन्होंने फ्रॉइड के बाद काम किया, न्यू फ्रॉइड से नए तरीके से इनके विचार थे, नए तरीके। अब ये थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंस क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या था, उन्होंने सेक्सुअल या अग्रेसिव टेंडेंसी पे बहुत कम फोकस करते थे, क्योंकि फ्रॉइड का तो पूरा इसी पे था। नियो फ्रॉइडियंस, पोस्ट फ्रॉइडियंस थे, लोगों ने सेक्सुअल और अग्रेसिव टेंडेंसी पे कम ध्यान दिया था और ईगो का कॉन्सेप्ट ज्यादा बढ़ा, तो जो रियलिटी के बारे में उन्होंने ज्यादा बात की है। उन्होंने इवन जो ह्यूमन क्वालिटीज जैसे क्रिएटिविटी, कॉम्पिटेंस करना या प्रॉब्लम सॉल्विंग पे भी एम्फोसिस। तो फ्रॉइडियन वाज समवन थोड़ा रियलिटी में आ चुका था, बस अनकॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस लेकिन वो सेक्सुअल और अग्रेसिव के बारे में बात नहीं करते थे। अब वो ईगो के बारे में बात, अब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात, अब वो कॉम्पिटेंस कि नया दौर आ गया ना, फ्रॉइड से नए आ गए। तो थोड़ीस ने फ्रॉइड से, लेकिन थोड़ीस को जरूरी थोड़ी ये पसंद ही आएगी, टीचर के साथ पढ़ाई करते हो तुम, अपने सब बात करते हो, जरूरी तो तुम्हारे टीचर हर बात से अग्री करो, नहीं करते हो ना। लोगों ने भी बहुत चीजों से अग्री और अपनी स्टोरी बना। पहले जो इनके शिष्य आते हैं या पहले जो इन्होंने काम किया है वो है कार्ल यूंग। कार्ल यूंग के बारे में पढ़ोगे, कार्ल यूंग कहाँ पढ़ा था तुमने अभी, टाइप अप्रोच, यहाँ पे हमने एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की थ्योरी। कार्ल यूंग के बारे में है, कार्ल यूंग कौन है, कार्ल यूंग फ्रॉइड के साथ काफी काम किया है और इनको समझ लो कि ये फ्रॉइड के दाहिने हाथ थे। कार्ल यूंग जो थे, इन्होंने फ्रॉइड के साथ काफी काम किया था, लेकिन बाद में उनका रिश्ता टूट गया, ये रिश्ता तोड़ के उनको फ्रॉइड ने इंसानों को कैसे देखा, फ्रॉइड सॉरी यूंग ने इंसानों को कैसे देखा, इंसानों को देखा वो अपने एम्स और एस्पिरेशन, अपने उद्देश्य, उनके अंदर कोई गोल है, उनके अंदर कोई करने की चाह है, वो उनके अंदर कोई एक माइंडसेट है, एम है उनका, एक कुछ एस्पिरेशन है, एस्पिरेशन। तो हर इंसान जो है वो अपने aim और एस्पिरेशन इंस्पायर्ड है, तो उन्हीं के एम्स और एस्पिरेशन को गाइड करते हैं, जैसे फ्रॉइड के हिसाब से एक्टिविटी और अग्रेशन को गाइड करते थे, लेकिन उनके हिसाब से एम और एस्पिरेशन इंसान को गाइड करते हैं कि तुम्हें आगे बढ़ते चलो, हमारी डेवलपमेंट, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बेसिस। थ्योरी का नाम था एनालिटिकल साइकोलॉजी। एनालिटिकल क्या था, बेसिक थ्योरी का, थ्योरी का ये मानना था पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी जो है कंप्यूटर और स्ट्रक्चर के उस बनी हुई, हर इंसान के अंदर जो कंपीटिंग फोर्स है और जो स्ट्रक्चर है, पर्सनालिटी बेसिस पे बनी हुई है, rather than between the individual and the demand of society or between। कहने का मतलब इंसान की जो पर्सनालिटी है वो इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में ना बन के, इंडिविजुअल या सोसाइटी की डिमांड्स है पर ना बनकर, इंडिविजुअल के अंदर जितनी फोर्सेस हैं कंपीट, जो एक दूसरे से लड़ रही हैं वो, और उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे पर्सनालिटी।
एनालिटिकल है ना, तो एनालाइज करना है कौन कौन सी चीज, ये नहीं कि individual और डिमांड्स ऑफ सोसाइटी। नाउ यूंग ने क्या क्लेम किया, यूंग क्लेम किया जैसे फ्रॉइड के पास कॉन्शियस बात पे अग्री की, हाँ अनकॉन्शियसनेस होता है और अनकॉन्शियस बहुत चीजें होती हैं। उन्होंने एक बात की, इन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस बात की, बहुत चीजें कलेक्टिवली आती है, कलेक्टिव, जहाँ पे इन्होंने एक ही बात करी, आर्कीटाइप, आर्कीटाइप कलेक्टिव अनकॉन्शियस। आर्कीटाइप क्या होता है, आर्कीटाइप एक आपका मॉडल इमेज क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर तुम्हें गॉड, भगवान, तुम भगवान को देख, तुम क्या इमेजिन कर सकते हो भगवान कैसे हो? अगर मैं तुम्हें बोलूँ हाँ, मैं अगर अपनी माँ को कभी देखा, मदर फिगर बना सकते हो? अगर मैं तुम्हें बोलूँ मदर अर्थ, कभी धरती देखा है, अर्थ देखा है? अगर मैं इमेजिन कर लोगे, अगर मैं तुम्हें मदर अर्थ बोलूँ, फिगर बना लोगे अपने? यही होता है आर्किटाइप। आर्किटाइप जो है इंडिविजुअली एक्वायर्ड नहीं होता, हेरिटेड होता है, मतलब पूर्वजों से ये तो चलते आ रहा है। ऐसी कुछ है जिसके बारे में तुम नहीं पढ़ा, ऑलरेडी पूर्वज से तुम्हारे अंदर आ चुका है। भगवान, मदर अर्थ, ये हमारे आर्किटाइप के एग्जाम्पल है। आर्किटाइप जो है हमारी जो मिथ्स होती है ना, मिथ, सपने, आर्ट, सब में मिलता है। और यूंग जो थे काफी करते हैं, उनको वो ईस्टर्न इन्फ्लुएंसेस कंट्री की फिलोसफी काफी तो यूंग की जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस एलिमेंट आर्किटाइप, जिसका मतलब है प्राइमरी इमेज, जहाँ पर बारे में भी जो इमेज हम जनरेट करते हैं वो हमारी पूर्वजों से चलती आ रही है, ऐसा अब भी पूर्वजों से आ रही है, हम सबको पता है। तो वो है ये पूर्वजों से आ रही है, क्योंकि पूर्वज के टाइम से भी काम हो रहे हैं, आर्ट वगैरह हो रहा है। मिथ्स है, मिथ्स मतलब क्या होते हैं, कुछ जो मिसकंसेप्शन हमारा वो होता है, उसका भी फुल नाम याद नहीं आ रहा। मिथ्स मतलब समझ गया ना मिथ क्या होता है, तो सही नहीं होता फिर भी हम उसको मान लेते हैं ना। तो और अंधविश्वास, बस अंधविश्वास, मिथ नहीं, भ्रम भ्रम भ्रम, मिथ जो हमारा मिथ का ना डेफिनेशन गाली, फुल दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा भी ये। कल्पना मतलब मिथ वगैरह ये सब, मिथ, आर्ट, ये सब के बेस बन के आती है। ऐसा नहीं कि बस मैं देखा या तुमने, पूर्वज ने देखा, पूर्वज से देखा 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 अभी तक हम। यूं ने क्या किया, यूं ने कहा कि जो हमारा सेल्फ है वो एक और वननेस के लिए स्ट्राइव कर, एक होने, एक होने, an archetype that is expressed in men. So he devoted much of his effort in ना काफी चीजों से इंस्पायर्ड थे, और इनके लिए अगर हमें अपने आप से यूनिटी चाहिए या होलनेस चाहिए, then a person must increase aware of the wisdom in one's person and collective must learn harmony। मतलब अगर मैं चाहती हूँ, अगर मैं मी एज अ सेल्फ, मेरा सेल्फ चाहता है कि मैं अकेले, मैं क्यों अच्छे से साथ में सब साथ रहूं, करने का एक तरीका, क्या तरीका है, वो भी मेरे पर्सनल और कलेक्टिव अनकॉन्शियस, वो भी मैंने चीजें, वो भी चीजें पर्सनल और कलेक्टिव अनकॉन्शियस अवेलेबल है, मैं उस हिसाब से जीना सीखूं, को अपने जीवित कर लूं, अपने सेल्फ को रूबरू करा लूं, और हम लोग साथ मिलकर वजह से मैं अच्छे और अच्छे, ये था उनकी उनकी थ्योरी का नाम एनालिटिकल साइकोलॉजी। उन्होंने ज्यादा फोकस किया कलेक्टिव,
यहाँ पे उन्होंने आर्कीटाइप के बारे में ज़्यादा बात किया। आर्कीटाइप के ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं। फिर जो नेक्स्ट थ्योरिस्ट है हमारी जो नेक्स्ट पोस्ट फ्रॉइडियन है, वो अरे यार! ओह गॉड! ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैरन हॉर्नर, ठीक है, कैरन हॉर्नर। इन्होंने ऑप्टिमिज्म पे बात करी। ऑप्टिमिज्म मतलब कुछ अच्छा देखना, अच्छा देखना। इन्होंने इसके ऊपर बात करी, ठीक है? कैरन हॉर्नर ऑप्टिमिज्म, तो ये जो थी, ये भी फ्रॉइड की एक यही थी। उन्होंने अपनी थ्योरी इनसे अलग जाके बनाई। उन्होंने ज़्यादा ऑप्टिमिज्म बारे में अच्छा व्यू रखना, पॉजिटिव रखना। वो उस ह्यूमन लाइफ को उन्होंने ये अडॉप्ट किया। ऑप्टिमिस्टिक ऑफ ह्यूमन लाइफ विद एम्फेसिस ऑन ह्यूमन ग्रोथ एंड सेल्फ। कहने का मतलब ये था, अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हमें अगर अपना पोटेंशियल अचीव करना है, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंचना है, तो हमें अपने जीवन में अच्छे विचार की जरूरत है। हमें ऑप्टिमिस्ट तक आगे बढ़ना पड़ता है, ऑप्टिमिज्म में रहना। का जो ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूट था वो यहाँ पे था जहाँ पे उन्होंने फ्रॉइड को चैलेंज किया था कि औरत जो है वो तो कमजोर, फेमिनिस्ट मान सकते, ऐसा समझा था कि औरत, फ्रॉइड ने कहा था औरत कमजोर, थोड़ी में ऐसा दिखता था, बड़े होके जब तुम पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा। लेकिन हॉर्नाय ने चैलेंज किया, हिसाब से कोई भी सेक्स, कोई भी मतलब कोई हो या फीमेल, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं एडमायर कर, हर किसी, हर, चाहे मैं मेल हूँ या फीमेल, एट्रीब्यूट और लोग एडमायर करते हैं। और कोई भी ऐसा मेल या फीमेल होता है वो सुपीरियर या इंफीरियर नहीं होता, सब एक जैसे ही होते हैं, वो इंफीरियर सुपीरियर हम बनाते हैं, ठीक है? बन के सब एक ही जैसे आते हैं लेकिन उसको सुपीरियर हम बनाते हैं। उन्होंने ये कहा, उन्होंने क्या अपना पॉइंट रखा कि औरत जो है वो ज्यादा सोशल और कल्चरल फैक्टर से अफेक्ट होती है एज कम्पेयर टू बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकली तो डिफरेंट है मेल से, लेकिन उसको और अलग बना दिया जाता है, और ज्यादा वो कम परेशान कर दिया जाता है बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। उन्होंने ये कहा था, इतना तो ये पर हो गया। बात उन्होंने कहा था कि जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वो इस वजह से हो, पर्सनल, तुम्हारा तुम्हारे दोस्त के साथ, पेरेंट्स के साथ, सोसाइटी के साथ वो खराब होता है। कब होता है, कब? पर वो बचपन की चीज बड़े होते हो, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आर कॉज्ड बाय डिस्टर्ब इंटरपर्सनल चाइल्डहुड। जब पेरेंट का बिहेवियर बच्चे की तरफ अच्छा नहीं, फर्क नहीं पड़ता, पेरेंट्स आर लाइक हाँ यार तुम्हें जो करना है करो, इन मुझे चिल्लाते रहते हैं, डांटते रहते हैं, वो मतलब बच्चे को डिस्करेज करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, तब बच्चा जो है सिक्योर फील और उसके अंदर एक एंग्जाइटी आ जाती है, उसी डर में रहता है, उसके अंदर बात का परेशान रहता है, डर में रहता है ना। तो और उस वजह से क्या होगा, उसके अंदर क्या पेरेंट्स की तरफ अच्छा इमेज रखेगा, अच्छी नहीं, पेरेंट्स की तरफ उसकी काफी नफरत होगी, सेंटिमेंट होगी, तो एक बार पेरेंट की हॉस्टिलिटी डेवलप हो जाए, और इसी वजह से आगे जाके बच्चा और भी गलत कदम उठा सकता है। तो ज्यादा डोमिनेंस, ज्यादा इंडिपेंडेंस आने से, या बहुत ज्यादा या बहुत कम अ, दिखाने, प्यार दिखाने से, या कोई भी चीज बहुत हाँ कर रहे हो, कर रहे हो, हर चीज अपने आप को बच्चे की आइसोलेट अलग कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता बच्चों के उनको फर्क पड़ना चाहिए। It can generate among children of isolation। ये था मेन पढ़ना का पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तब इंटरपर्सनल बहुत ज्यादा इफेक्ट। अगर आज भी तुम ऐसे हो, बहुत अकेला फील करते हो या बहुत मजबूर करते हो, बोला हो सकता है ये होगा, मैंने ये
हो सकता है। बात समझ में आया? का जो तीसरे हमारे थ्योरी है एडलर, एल्फ्रेड एडलर, ठीक है? एल्फ्रेड 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 एडलर, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल और सोशल थ्योरी का नाम है साइकोलॉजी। और इनका क्या मानना है? इनका मानना ये है ह्यूमन बिहेवियर जो है, हमारा जो बिहेवियर है वो काफी गोल ओरिएंटेड और कोई कोई पर्पस है उसका। हम ऐसे ही नहीं कोई काम करते, हमारा ऐसे ही ना कोई चीज एक्ट करते, उसका कुछ पर्पस है, उसका कुछ गोल है जिसमें वो पूरा होगा। और हम सब के अंदर एक कैपेसिटी है कि हम अपने हाईएस्ट पहुंच पाए और उस चीज को, उस गोल को या उस चीज को हम कर पाए और बना भी पाए, क्रिएट भी कर पाए। तो हमारा पर्सनल गोल वो हमारा मोटिवेशन है, वो हमारा मोटिवेशन आता है ना। जो हमारे पर्सनल गोल है कि हमें ऐसा घर चाहिए, हमारी बेसिक जरूरत है, ये हमारा मोटिवेशन है काम करने, है ना। पर्सनल गोल आर द सोर्स ऑफ आवर मोटिवेशन। तो हमें काम करने करती है, गोल हमें एक सिक्योरिटी देती है और हमें हेल्प करती है। हम अपने फील ऑफ इनएडिक्वेसी, हमें कभी कभी लगता है ना, अरे यार हमने किया ही क्या है, उस फील को ओवरकम करने की पर्सनल गोल बहुत काम है। एडलर के हिसाब से हर इंडिविजुअल, हर एक कभी ना कभी सिक्योरिटी, कभी ना कभी वो इंसान कमजोर महसूस, हर एक इंडिविजुअल के अंदर ये द फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी पूरा नहीं है, कोई चीज कम है, कमी है, तो अधूरा है या अफसोस, ये सब चीजों से उसको आता है इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो बचपन में हो। अगर बचपन में इनका ये इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म नहीं हुआ तो बड़े होते तक ये इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स साथ बढ़ता है। बचपन में ही कम करना जरूरी है जिससे कि हमारा पर्सनैलिटी, ये चीज, अभी तुमने ये एक पैराग्राफ पढ़ा, बड़े होगे जब कॉलेज वगैरह में जाओगे तो इसका एक अच्छा बड़ा एक पेज पढ़ोगे। ये तो बेसिक यही है। तुम्हारा जो, तुम जब जीवन में अपना कुछ काम करते हो, तुम्हारे जो जीवन का मोटिवेशन है कुछ भी करने का, वो पर्सनल गोल से ही आता है। तुम्हारे जिंदगी गोल्स हैं, तुम्हें पूरे करने हैं, और अगर तुम्हारे वो पूरे नहीं होंगे तो क्या लगेगा तुम्हें, लगे यार कुछ अधूरा है, तुम्हें उस बात का अफसोस होगा और उसी अफसोस से तुम्हारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, तुम अपने आप को कमजोर महसूस, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तुम्हें जाना बहुत जरूरी है आगे डेवलप। ये हो गया एक हमारे यूंग साहब, फिर हमारी कैरन मैम, ये हो गए हमारे एडलर सर। अब चौथे हैं हमारे ये इरिक है, रिच मत बोल रहे, इरिक फॉर्म, ठीक है। हम क्या है, तो है ह्यूमन कंसर्न, हमारे क्या क्या तकलीफें हैं, मसले हैं, उनकी थ्योरी इस फ्रॉइड की जो थ्योरी है जहाँ पे उन्होंने बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन के बारे में बोला है कि मेल ऐसा होता है, फीमेल ऐसी होती है, का जो थ्योरी है वो सोशल ओरिएंट, हम सोशल बीइंग, ह्यूमन आर अ सोशल, हम सोसाइटी में रहते हैं, हम इंसानों की, तो वी आर अ सोशल बीइंग अंडरस्टैंड टर्म्स हु शुड बी टर्म्स ऑफ दैट इंटरपर्सनल। हमें समझने के लिए हमें, हम जब दूसरों के साथ रहते तो तभी समझता, ये क्या, उन्होंने ये कहा कि हमारी जितनी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज से पढ़ना या हमारे पोटेंशियल को रियलाइज करना, ये सब कहाँ से आता है, जब हमारे पास एक आजादी है और हमारे पास जस्टिस और सच है, तो पूरा करने का और या इसको स्ट्राइव करने की वो साथ में लेके चल। पहली बात एरिक फॉरम ने क्या कहा कि ह्यूमन आर सोशल बीइंग, क्यों, क्योंकि अगर हमें समझना है, हम हमें समझने के लिए हम तभी समझ सकते हो जब हम दूसरों के साथ हैं, दूसरों के सराउंडिंग है। बात, हमारे अंदर जो भी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज है जैसे कि पढ़ने की या पोटेंशियल जो है हमारे अंदर, वो अगर मुझे रियलाइज करें मेरे अंदर क्या पोटेंशियल,
या मैं कितना ग्रो कर सकता हूँ, तो 2 चीज़ों पे डिपेंड पास कितनी आज़ादी है करने की और मेरे पास क्या कितना मैं सच बोल सकता हूँ, मैं कितना अन्याय मेरे साथ हो रहा है, सब चीज़ों पर निर्भर है। अभी जो फोरम है, उन्होंने क्या होल्ड बताया एक कैरेक्टर ट्रेट जो हर किसी के अंदर होने तो हम अपने एक्सपीरियंस से डेवलप करते हैं। कैरेक्टर ट्रेट जो पर्सनैलिटी हर किसी का अपने एक्सपीरियंस के बेस पे डेवलप तो हमें एक दूसरे से बनाता है और जिस कल्चर में भी हम रहते हैं, वहाँ से ये एक्सपीरियंस आता है। While culture is shaped by the mode of existence of given लोगों का जो डोमिनेंट रेट है सोसाइटी में वो वर्क करता है एज अ फोर्स इन वर्क रिकॉग्नाइजेस द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज अवेयरनेस एंड लव इन सिंपल सा है तुम्हारी पर्सनालिटी कैसे डेवलप तो पहला तुम्हारी पर्सनालिटी जहाँ पे तुम रह रहे हो तुम्हारा कल्चर कल्चर से काफी इन्फ्लुएंस होगी दूसरा तुम्हारे एक्सपीरियंस तुम्हारी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा अगर तुम्हें आगे जीवन में बढ़ना है अगर ग्रोथ चाहिए अगर अपने पोटेंशियल क्षमता जानने की तुम्हारी क्षमता है करने की तुम्हारे पास आजादी होनी चाहिए और तुम्हें पता होना चाहिए ट्राई फॉर जो भी मिले तरीके से जैसे कि और भी चीजें ये तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में प्यार दुलार ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये मारना पीटना नहीं डांट डपट नहीं प्यार दुलार तुम्हें कितना मिलता है तुम्हारी पर्सनालिटी और जो ये एस्पेक्ट लिखा है ना कि वाइल कल्चर इज शेप्ड बाय द मोड ऑफ एग्जिस्टेंस तो हमारे जो ट्रेड्स हैं डोमिनेंट ट्रेड सोसाइटी में वो हमारे कल्चर को और हम जिस तरीके से कल्चर में काम कर रहे हैं वो भी एवरीथिंग इज टू वे नॉट वन वे तो एरिक फॉरम का क्या था ह्यूमन कंसर्न हमारे ह्यूमन मसले हैं और लास्ट है हमारे एरिक तो एरिक एरिक्सन ने क्या कहा है फोकस किया है अपनी पहचान को एरिक्सन की काफी सोच समझ के लिए रैशनल और कॉन्शियस को प्रोसेस रियलिटी ओरिएंटेड है और काफी सोच समझ के इसको हमें की काफी सोच विचार करके आज के कॉन्शियसली बहुत ध्यान से सोच पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बात करी स्टोरी में इन्होंने डेवलपमेंट को देखा है कि इट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बचपन से लेके अंत तक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस और जो हमारा ईगो है वो भी टाइम के साथ साथ चेंज हो ये मेन जगह है ईगो तो मेन है लेकिन ये चेंज हो ये क्या है वो टाइम के साथ और स्टेज के साथ चेंज का एक कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी क्राइसिस इन्होंने एडोलेसेंट के बारे में बोला है हिसाब से आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होता है जब तुम अपनी पहचान बना लेते हो जब तुम्हें पता है कि तुम कौन हो वैसे सोच नहीं रहे हो तुम देखो एडोलेसेंट का क्या काम है तुम अपनी पहचान बनाते हो तुम जानते हो कि तुम कौन हो तुम्हारा करियर क्या हो सब चीजों के बारे में तुम्हें ज्ञान है। तब तुम्हें सब चीजें पता होती है मैं क्या बनूंगा मैं क्या करूँ मेरा क्या रोल है मैं क्या हूँ एग्जैक्टली हु एम आई तो जब तुम्हें आंसर्स नहीं तब तुम्हारा आइडेंटिटी तब तुम्हारा कंफ्यूजन होता है आइडेंटिटी ने यही कहा है कि जो युवा है जो हम लोग हैं जो लोग हो उन लोगों के अंदर यू मस्ट जनरेट फॉर देम young people must generate for themselves a central perspective direction that can give a meaning कहने का मतलब हम या तुम जो हो तुम अपने अंदर में एक ऐसी सोच को रखना है क्या रखनी क्या मतलब डायरेक्शन क्या मतलब नॉट नेक्स्ट टॉपर वाला दिशा सोच रहे हो वो दिशा नहीं है किस दिशा में तुम काम करोगे वो दिशा पर्सपेक्टिव ठीक है तो तुम पर्सपेक्टिव नहीं होता है दिशा डायरेक्शन ही बट अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट टॉपर्स वाले यहाँ पे आ जाएंगे फिर बोलेंगे मैम आपने दिशा बोला फिर बोला होगा ये टॉपर वाले अगर बच्चे भी देखेंगे ना तो एरिक्सन ने यही कहा है
एज अ यंग एडल्ट, एज अ यंग जनरेशन, हमारा काम क्या है? हमारे जीवन में हम अपने अंदर एक फोर्स रखें, हम एक अपने पर्सपेक्टिव रखें जिस पर हमें काम करना है, पर हमें एक उसी डायरेक्शन में काम चल दिशा में चलना है, तो उस दिशा से भटकना नहीं है। जब तुम अपने आप को अपने आप से रियलाइज कराओगे, जब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है और तुम उस तरफ काम करोगे, तो तुम्हारे अंदर कोई भी क्राइसिस, तुम मीन आगे बढ़ते चलो, तुम्हारे अंदर एक पर्पस होगा काम करने, है ना? यही थे पोस्ट फ्रॉइडियन। उनकी पढ़ी, वर्नाई की पढ़ी, एडलर की पढ़ी, एरिक फॉर्म की पढ़ी एंड एरिक। अब साइकोडायनेमिक थ्योरी में, साइकोडायनेमिक को लोग पसंद नहीं, मेजर क्रिटिसिज्म और उसके ऊपर खाने ऊपर सबसे पहला ऐसा क्रिटिसिज्म ये था, वो भी फ्रॉइड ने जो भी पढ़ी थी, मैंने बताया था फ्रॉइड जो थे, डॉक्टर थे, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आए थे, अपनी लेकिन केसेस आए तो वो एक केस स्टडी हुआ, जरूरी तो नहीं है वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल। तो थ्योरी जो फ्रॉइड ने बनाई वो ज्यादा केस, तो उसमें ज्यादा साइंटिफिक केसेस, ज्यादा साइंटिफिक एविडेंस नहीं, वो भी उन्होंने कहा तो कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं। पहला क्रिटिसिज्म, तो सैंपल लिए, काफी ज्यादा कम सैंपल के बेसिस पे बड़ी थी, ठीक है? और सैंपल्स फॉर एडवांसिंग, तो इतने कम इंडिविजुअल थे, इतने कम पेशेंट पास ज्यादा थे, लेकिन बहुत कम पेशेंट को लेके इन्होंने बना दी, उनकी ऑब्जर्वेशन बना दी और इनको जनरलाइज कर दिया, सबके लिए एप्लीकेबल, लेकिन जनरलाइज कर दिया। पहला क्या था? स्टडी के बेस है और ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, रिगरस रिसर्च, सैंपल साइज बहुत छोटा था इनका, एज सैंपल फॉर एडवांसिंग जनरलाइजेशन, बड़ा सैंपल, तो बट इन्होंने बहुत छोटा सैंपल यूज किया, जो भी इन्होंने कॉन्सेप्ट फाइन नहीं किया, और उस साइंटिफिक टेस्टिंग करना जरूरी, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब भी कुछ टेस्ट करोगे तो उसका मतलब समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट है क्या, बट इन्होंने कॉन्सेप्ट ही अच्छे से डिफाइन नहीं किया, तो हम टेस्टिंग भी कर सकते हैं। एंड द लास्ट वॉज, फ्रॉइड ने अपनी सारे थ्योरी दिखाने के लिए का इस्तेमाल किया एज अ प्रोटोटाइप फॉर ह्यूमन। उन्होंने विमेन को देखा, यहाँ पे जेंडर डिफरेंस, ओवरलुक फील कि बहुत ज्यादा पेशेंट इनके पास जो आती थी, मेल्स ही आती थी, थोड़ी इन्होंने मेल के ऊपर, मेल के केसेस पे रख के इन्होंने चार क्रिटिसिज्म। इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तुम्हें क्या ही क्वेश्चन आएगा पोस्ट फ्रॉइडियन पे, एक बार में पूछ, थोड़ी एक कैरन हॉर्नाय का डेवलपमेंट के बारे में क्या, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरन हॉर्नाय का क्या व्यू था, या एल्फ्रेड एडलर का पर क्या व्यू था, क्या व्यू था, एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्या दो थियोरिस्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए एल्फ्रेड एडलर और कैरन हॉर्नर, इन दोनों का डिफरेंस बताओ, का पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे क्या व्यू था? और नहीं तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, छोटा सा 3 मार्क का क्वेश्चन, साइकोडायनेमिक was was a popular theory, but why it was but it was also critical, why, explain the criticism, क्या आपको साथ आज की हमारी क्लास की समाप्ति। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया, मतलब आपको ये पार्ट समझ पोस्ट फ्रॉइडियन की। ओके, अभी इसके बाद हमारी कुछ और पार्ट्स होंगे, है ना? टोटल इस चैप्टर की मैं तुम्हें बता दूं, इस चैप्टर की टोटल 12, पेन ही काम नहीं करता, इस चैप्टर की टोटल 12 पार्ट्स, 12, ठीक है?
12 पार्ट्स होंगे। 12 पार्ट के बाद ही चैप्टर जाएगा। बाद हम लोग आपका जो लाइफ चैलेंज है, स्ट्रेस वाला जो चैप्टर है, वो शुरू करेंगे। 12 चैप्टर में अभी बहुत कुछ इस 12 पार्ट में भी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। अभी ये तो पोस्ट फ्रॉइडियन पढ़ लिया, फ्रॉइडियन पढ़ लिया। अब हमें बिहेवियरल अप्रोच, कल्चरल अप्रोच अप्रोच करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ क्वेश्चन एक्चुअली बनते हैं वो है असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। सबको खत्म करते करते हमारे 12 पार्ट्स हो। आई नो तुम लोग भी परेशान हो गए कि हाँ, लेकिन देखो तुम चैप्टर के 27 बहुत बड़ा चैप्टर है हमारे इस बड़ा चैप्टर ये, इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, पर टेंशन ना लो। तो 12 मैंने कहा, मैं 12 तक में कर ही हम लोग थर्ड। इसी के साथ आई होप तुम लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा, जितना मैंने बताया उतना लेके रिवाइज कर लें कि कितना अपन लोगों ने। ठीक है, कोई डाउट होगा तो मेल या इंस्टा पे मुझे वन ऑन वन। तब तक के लिए बहुत 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 सारा ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, हाइड्रेटेड रहें, ज्यादा बाहर का भी ना खाएं क्योंकि चेंज हो रहा है ना। और ज्यादा टेंशन ना ले, जो हमारे हाथों में है वो काम करो, हमारे कंट्रोल में नहीं, बारे में सोचना। With this, see you tomorrow with the next part of this chapter जहाँ पे हम cultural approach. Till then, tata.